द फेयर वैल्यू गैप, ये कॉन्सेप्ट आज के डेट में ट्रेडिंग स्पेस में वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड है एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग को एक बेटर एज देता है एंड बिकॉज ऑफ हाउ एक्यूरेट इट कैन बी। बट दैट सेड, मार्केट में सारे फेयर वैल्यू गैप इक्वली काम नहीं करते। जैसे यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप काम करता है पर ये वाला फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्यों काम किया और ये क्यों नहीं। वेल, टू बी ऑनेस्ट, मार्केट में कोई भी ऐसा पैटर्न या कॉन्सेप्ट नहीं है जो कहीं ना कहीं फेल ना हो, बट देयर इज अ वे जो हमें ये बता सकता है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप कितना स्ट्रांग है और फिर उसके बेसिस पे बता सकता है कि हमें ट्रेड में एंटर करना है या नहीं करना है। एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस टेक्निक, आप इंस्टेंटली फेयर वैल्यू गैप को ज्यादा एक्यूरेटली ट्रेड कर पाओगे और आपके ट्रेड्स के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और ये क्यों बनता है, ताकि आगे का पार्ट आपको इजिली समझ में आ सके। तो इस पार्ट को ध्यान से सुनना। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जहां पे फर्स्ट कैंडल की विक थर्ड कैंडल की विक को टच नहीं करती है, जिसकी वजह से फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब मार्केट में 2 तरह के फेयर वैल्यू गैप होते हैं, बेरिश और बुलिश। बुलिश फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल रेड या ग्रीन कैंडल होती है और फिर सेकंड कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और थर्ड कैंडल भी या तो रेड हो सकती है या तो ग्रीन हो सकती है। सिमिलरली बेरिश फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल रेड या ग्रीन हो सकती है और फिर सेकंड एक बड़ी रेड कैंडल होती है एंड अगेन थर्ड कैंडल फिर से यहाँ पे रेड या ग्रीन हो सकती है। द पॉइंट नोट इज कि भले ही सेकंड कैंडल बड़ी हो, अगर फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक आपस में टच कर रही है और उसमें कोई गैप नहीं है तो उसे हम फेयर वैल्यू गैप नहीं कहेंगे। और इसे मार्क करने के लिए हमें फर्स्ट कैंडल के हाई पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर थर्ड कैंडल के लो पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों लाइन के बीच में जो जोन होगा उसे ही हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है एंड शुड यू रियली ट्रस्ट इट। तो यूजुअली फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स की कमी हो एंड देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स एन इम्बैलेंस। टू मेक इट सिंपलर, कभी कभी मार्केट में बी इट गुड न्यूज या छोटे टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट के कारण जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो मार्केट एक डायरेक्शन में अचानक से एक बड़ा मूव देती है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ बाय और सेल ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं या अनएग्जीक्यूटेड रह जाते हैं और इसी के कारण से हमें मार्केट में एक इम्बैलेंस नजर आता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में हमें एक बड़े मोमेंटम के कारण एक फेयर वैल्यू गैप बनते नजर आता है, जो हमें ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर पूल है जो कि इस वजह से बना है क्योंकि यहाँ पे सेलर प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। द रीजन कुड बी कि सेलर जिस प्राइस पे स्टॉक बेचना चाह रहे थे वो प्राइस लेवल फियर्स बाइंग की वजह से स्किप हो गई, या सेलर ने बाइंग प्रेशर को देख के अपना ऑर्डर पुल बैक कर लिया ताकि वो अपर प्राइस पे सेल कर पाए। इधर वे, जब भी मार्केट में एक ऐसा सिनेरियो बनता है तो मार्केट दोबारा उस लेवल पे वापस आता है उन पेंडिंग ऑर्डर्स या लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने। फिर लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने के बाद प्राइस दोबारा वहां से रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाती है और ट्रेडिंग करते वक्त हमें इसी रिएक्शन को हंट करना है और इसका फायदा उठाना है। जैसे आपको एक अपसाइड की ट्रेड के लिए एंटर करना है और मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी बन चुका है तो हमें वेट करना है कि प्राइस दोबारा उस फेयर वैल्यू गैप पे आए, रिजेक्शन करते ही हम वहां पे एंटर कर सकते हैं और फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यही सेम स्टोरी बेरिश फेयर वैल्यू गैप की भी है, जहां पे बाय ऑर्डर का पूल बन जाता है और हमें प्राइस फर्दर नीचे जाने से पहले दोबारा इस लेवल तक वापस आते नजर आ सकती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फेयर वैल्यू गैप मार्केट में एक मैग्नेट की तरह काम करता है जहां पे प्राइस अपने आप इस जोन की तरफ खींची चली आती है। अगर हम अपने चार्ट्स को ध्यान से देखें तो हमें ये ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाता है और ज्यादातर टाइम्स मार्केट दोबारा इस जोन पे वापस आके एक इम्बैलेंस को फिल करके नए हाइस को टेस्ट करने ऊपर चली जाती है और हमें इसी का फायदा उठाना है। बट देन अगेन, एज वी डिस्कस्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट मार्केट में 100% ऑफ द टाइम्स नहीं काम करता और अगर आपने खुद इसे ट्रेड किया है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये हर टाइम काम नहीं करता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मोस्ट प्रोबेबली एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप ट्रेड किया है और अगर आपने ये पार्ट फिगर आउट कर लिया तो आपकी फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते वक्त 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ फॉर द क्वेश्चन कि एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए 3 फैक्टर्स मीट होने चाहिए। पहला फैक्टर ये कि एक फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड होना चाहिए, मीनिंग कि जब एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो तो उसके तुरंत बाद वो टेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप इसकी प्राइस इतनी तेजी से मूव करती है कि ऑपोजिट साइड उस पर रिएक्ट ना कर पाए और उनके ऑर्डर्स वहां पे पेंडिंग रह जाए। जैसे यहाँ पे इस चार्ट पे एक फेयर वैल्यू गैप बनते ही फोर्थ कैंडल तुरंत फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर लेती है। इस केस में इसे हम एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, जिसके बाद प्राइस दोबारा फेयर वैल्यू गैप पे आती है तो वहां पे प्राइस सपोर्ट ना लेके उल्टा नीचे चली जाती है। तो अगर आपको कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप मिले जो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है तो वो अब एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप बन चुका है और वहां पे प्राइस दोबारा फेयर वैल्यू गैप पे आती है तो हमें वहां पे एंटर नहीं करना है। और वहीं पे ये फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड था, जिसके बाद प्राइस जब यहाँ पे आती है तो नए हाइस को टेस्ट
टेस्ट करने दोबारा ऊपर चली जाती है। सेकंड फैक्टर है रिएक्शन। व्हाट वी वांट इज कि प्राइस जब फेयर वैल्यू गैप को दोबारा टेस्ट करने आ रही हो तो वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हो जाए या तो फेयर वैल्यू गैप के डायरेक्शन में क्लोज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाके क्लोज हो जाता है, विच मेक्स इट अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप। एंड अगेन इस चार्ट पे यहाँ पे प्राइस फेयर वैल्यू गैप के डायरेक्शन में क्लोज हो जाती है, विच अगेन मेक्स इट अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप। और जब प्राइस कुछ इस तरह फेयर वैल्यू गैप के नीचे जाके क्लोज हो जाए तो हम उसे एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। एंड इन केस प्राइस फेयर वैल्यू गैप के नीचे चली जाती है पर सिर्फ एक विक बना के दोबारा आके फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हो जाती है तो उसे हम एक फेयर वैल्यू गैप ही कंसिडर करेंगे। नाउ द थर्ड फैक्टर इज कि अप ट्रेंड में अगर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बने तो वो एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है, और डाउन ट्रेंड में अगर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने तो वो भी एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। जैसे यहाँ पे मार्केट में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है पर मार्केट इसे रिस्पेक्ट करने के बजाय उल्टा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट प्रीडोमिनेंटली एक अप ट्रेंड में थी। सिमिलरली यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है पर फिर भी प्राइस इसे रिस्पेक्ट नहीं करती है बल्कि उल्टा फेयर वैल्यू गैप के नीचे जाके क्लोज हो जाती है। फिर से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट प्रीडोमिनेंटली एक डाउन ट्रेंड में थी, which makes it an invalid fair value gap. Now this is only the 50%. अब एक बार ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए कि इनवैलिड और वैलिड फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन 4 की फैक्टर्स, और इनमें से जितने ज्यादा फीचर्स अलाइन करेंगे एक फेयर वैल्यू गैप उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर चारों फैक्टर्स अलाइन कर जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा। तो पहला फैक्टर ये है कि टू मेक श्योर कि वी ट्रेड अ स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप को हम अकेले नहीं बल्कि और भी डेटा जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करें। जैसे यहाँ पे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप बना है और ध्यान से देखो तो ये एक सपोर्ट लेवल पे बना है, और तो और प्राइस अभी तक इसे टेस्ट भी नहीं की है, विच मेक्स इट अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे आके रिजेक्शन लेती है हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। उसी तरह यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस के साथ बन रहा है, जिसके बाद हमें यहाँ पे मार्केट दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने आती है और फिर तेजी से नीचे चली जाती है और एक बड़ा डाउन मूव देती है। फेयर वैल्यू गैप को इस तरह से यूज करने के उसकी सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। द सेकंड फैक्टर इज दैट नॉट ऑल फेयर वैल्यू गैप्स आर इक्वल। कुछ फेयर वैल्यू गैप्स कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसको स्पॉट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम सारे फेयर वैल्यू गैप मार्क करते चलें। जैसे यहाँ पे हमें कई सारे फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो सबसे एक्सट्रीम और सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप बना था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग था, जिसके बाद हम देख भी सकते हैं कि प्राइस इस एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप तक आती है और तभी रिजेक्शन लेके वापस नीचे चली जाती है और बाकी के फेयर वैल्यू गैप्स को इग्नोर कर देती है, और प्राइस बाकी के नीचे फॉर्म हुए फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट और एक वीक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक उसी तरह प्राइस यहाँ पे सबसे नीचे फॉर्म हुए बुलिश फेयर वैल्यू गैप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, और बाकी के ऊपर फॉर्म हुए फेयर वैल्यू गैप वीक है और मार्केट उसे इग्नोर भी कर देती है। अब थर्ड फैक्टर भी सेकंड फैक्टर के लाइन में ही है, विच इज फाइंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और गान बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद 0, 1 और 0.5 की सेटिंग्स को छोड़ के सारे बॉक्सेस को आपको अनचेक कर लेना है। द सेम कैन बी डन विद फिबोनाची, बस अगर आप फिब यूज कर रहे हो तो आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और फिर से 0, 1 और 0.5 की सेटिंग्स के अलावा सारे बॉक्सेस को अनचेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपके स्क्रीन पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप है तो आपको इसे मूव के लो से लेके मूव के हाई तक अप्लाई कर देना है, जिसके बाद आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगी। अब आपको जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना है तो वो 0.5 लेवल्स के नीचे होने चाहिए, क्योंकि ये जोन डिमांड जोन रिप्रेजेंट करता है, मीनिंग इस जोन में बाइंग आने की चांसेस हाई है, और वही 0.5 के ऊपर वाला जोन सप्लाई जोन को रिप्रेजेंट करता है, मीनिंग वहां पे बाइंग आने के चांसेस कम है और वही फेयर वैल्यू गैप के फेल होने के चांसेस हाई हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्विंग लो से स्विंग हाई को गान बॉक्स से कनेक्ट करने के बाद जितने भी फेयर वैल्यू गैप 0.5 के ऊपर फॉर्म हुए थे सारे फेल हो जाते हैं। उसी तरह मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर सकते हैं, तो उस समय हमें ये टूल स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक अप्लाई कर लेना है, और फिर जितने भी फेयर वैल्यू गैप 0.5 के नीचे फॉर्म होंगे वो वीक फेयर वैल्यू गैप होंगे और हमें उन्हें इग्नोर कर देना है। द फोर्थ एंड द फाइनल फैक्टर इज कि एक फेयर वैल्यू गैप जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फॉर्म होता है वो ज्यादा रेलेवेंट होता है। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जब मार्केट अपने पुराने हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम उसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सिमिलरली
अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे तो उसे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहेंगे। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करना और उसकी पूरी वीडियो आप लोग देख सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमें एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है पर मार्केट का अभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे और हम देख भी सकते हैं कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करने वापस नहीं आती है। वही यहाँ पे हमें फिर से एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है पर अब की यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, जिसके बाद प्राइस यहाँ से एक रिजेक्शन लेती है और सीधा नीचे चली जाती है। अब फाइनली अगर ट्रेड करते वक्त एक फेयर वैल्यू गैप वैलिड है और ये चारों फैक्टर अलाइन कर रहे हैं तो वो फेयर वैल्यू गैप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफी हाई हैं। सो लेट्स गो एंड लुक एट सम रियल टाइम एग्जांपल्स। अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सारे मार्किंग कर चुके हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो पाए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, मीनिंग कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हम लोग को फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ नोटिस करो तो स्क्रीन पे आपको और भी फेयर वैल्यू गैप्स देखने के मिल जाएंगे। ओवरऑल स्क्रीन पे हमारे पास 3 फेयर वैल्यू गैप है। अब क्योंकि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप सबसे एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप है और इसके साथ साथ ये 0.5 लेवल्स के ऊपर बना है, इसका मतलब है कि ये एक सप्लाई जोन है और हम लोग क्योंकि बेरिश फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग को वो सप्लाई जोन में ही ट्रेड करना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि मार्केट इन दोनों ही फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर कर देती है और सीधा यहाँ से रिजेक्शन लेने के लिए एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप पे जाती है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप के पास आप लोग देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे चारों के चारों फैक्टर्स अलाइन कर रहे हैं और मार्केट में हम लोग को एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बाद मार्केट में आप लोग देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर जाता है। उसी तरह दूसरे एग्जांपल के तौर पे फिर से आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन पे आपको 3 फेयर वैल्यू गैप्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक फेयर वैल्यू गैप डिमांड जोन में फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले उसे हमें इग्नोर कर देना है क्योंकि हम लोग डाउन ट्रेंड में है और हम लोग एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग को सारे फेयर वैल्यू गैप्स जो सप्लाई जोन में होंगे उन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमको ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद बचते हैं हमारे पास ये 2 फेयर वैल्यू गैप। उसमें भी अगर देखोगे तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे बना है, जिसका मतलब है कि मार्केट का इस वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करने की चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। उसके बाद हम देख भी सकते हैं मार्केट दोबारा आती है और इसी लेवल को रिस्पेक्ट करती है और फिर नीचे चली जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट यहाँ से तेजी से रिजेक्शन लेके नीचे चली जाती है और यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स अलाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद फॉर्म होता है, साथ ही साथ ये सप्लाई जोन में है, एक एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप है और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप लोग मिला लेते हो तो उसके बाद आपको बड़े मूव मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। देन अगेन आप लोग इसको मार्केट में जरूर एक बार बैक टेस्ट करना यूज करने से पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम लोग हर हफ्ते लाते रहेंगे।